हेलो डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डे स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस की डेट तो अब जो आगे हो गया है, पोस्टपोन्ड हो चुका है एग्जाम, आपको पता चल गया होगा। साथ साथ यूपी आरओ एआरओ का पेपर भी आपका जुलाई और अगस्त में होने के पूरे चांस हैं। और अभी आपका 17 को जो है झारखंड पीसीएस का एग्जाम है, तो उसके लिए आप सभी को अग्रिम जो है शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका से रिलेटेड घटनाचक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की जो एमसीक्यू थे लास्ट ईयर के। तो ये चैप्टर है यहाँ पे कोशिका। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सही आंसर इसका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें कि पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है कि विषाणु जो होते हैं वो सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये कथन यहाँ पे सही है। आईएएस प्री एग्जाम 2002 में पूछा गया था। पादप विषाणु यानी कि वायरस जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए पाया जाता है जो कि द्विवलक या एक वलक होता है। न्यूक्लियर अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन जो है सही नहीं है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी 46। पुरुष में जो है 44+XY, जबकि स्त्रियों में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक यानी कि पेरेंट्स से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह स्त्री होती है। मानव शरीर की कोशिकाएं में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन सी 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का यह समूह वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन डी, छिपकली में। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? सही आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के द्वारा जो है भिन्न होती है। जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है इन पे अनुपस्थित होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग यानी कि ऑर्जिनलिस में कोशिका का पावर हाउस होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन से तथा लिपिड दोनों से बनी होती है। ए एवं बी दोनों आंसर सही है इसके। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा, मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित शिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वमान्य है। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण एवं अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है ना, और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, तिल्ली में। झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में बनती हैं। स्तंभ कोशिकाएं अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन डी, 3 और 4।
स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो सकती हैं और भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों ने विकसित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, कथन जो गलत है यहाँ पे। स्तंभ कोशिकाएं स्टेम सेल्स एक विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं जिसमें के स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को बोलते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र। आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेंगर जॉन मेंडल। ग्रेंगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का क्वेश्चन था। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जीजे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, ऑप्शन सी, गॉर्डन पी मटर था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया। अध्ययन कर कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, और 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित हैं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे। जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। ऑप्शन बी, जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी, शूटन एवं बॉबरी ने। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? शूटन एवं वॉवेरी ने। जीन क्या है? तो ऑप्शन है, डीएनए का एक भाग होता है जीन। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। कल जो है उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आज से फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है, उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए सही विकल्प है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं, और उद्विकास के आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, ऑप्शन सी, जीन बोलते हैं उसको। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है गुणसूत्रों की संख्या। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बराबर मैक्ले-टॉन्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? ऑप्शन बी, टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल अथवा आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनीय समाचार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल्स में होता है और इनके न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में शर्करा, राइबोसोम, नाइट्रोजनीय समाचार, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेलिसिस और साइटोसिन होते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है ऑप्शन यू जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। यह एक गलत अवधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी।
डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है राइबोसोम्स होते हैं, तो ऑप्शन बी आरएनए होते हैं। झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। जैव उर्वरक से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे अभी। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि राइबोजियम, एजोला, नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन सी एजोला। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? ऑप्शन डी एजोला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी 1 और 2 एजोला और 2 हो जाएगा नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर इसका हो जाएगा, 1 मिनट स्टार वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। नाइट्रोजनीय स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक राइबोजियम है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलस, एस्टोबैक्टर, नीलहरित शैवाल, वीजीए और एजोला। फॉस्फोरस घुलने वाले जैव उर्वरक है बैसिलस, यूडोमोनास और एस्पेरिजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर है सेलुलोस्टिक्स, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलेटिक और ह्यूमिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ऑप्शन डी माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन ए दालों के साथ, यानी कि दालें। निम्नलिखित में से किस फल में किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन सी धान में। नेक्स्ट है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या है? तो ऑप्शन ए नाइट्रेट। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शन सी धान को। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? ऑप्शन बी एजोला। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने से। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी सुमेलित नहीं है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? सही आंसर है राइजोबियम जैपोनिकस। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? ऑप्शन डी 1, 2 तीनों ही आंसर सही है। ISP 2020 का वायुचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब वायुचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देता है। जब वायुचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी धान। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरित शैवाल, एजोला आदि का यूज किया जाता है। 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन सी गड्ढा में अपशिष्ट पदार्थों की जो है निम्नीकरण प्रक्रिया को कैचुए धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल एवं मांसपेशिया तंत्र से रिलेटेड। हमारे शरीर का अधिकतम भार वना है? ऑप्शन डी जल के द्वारा, जल का। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है तो लगभग 65%। मानव शरीर में होता है ऑप्शन ए लगभग 70% पानी।
मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। वयस्क मानव शरीर में होती है ऑप्शन बी 206 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 होती हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका कोई नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। प्रत्यस्थ एलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। मनुष्य के शरीर में मांसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं ऑप्शन डी भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन सी ठोस होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ऑप्शन ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस की।